हाँ तो बेटा सभी को जय हिंद। जैसा कि आपको पता है आपके जो सेट के पेपर हैं वो बहुत जल्द आने वाले हैं। इसके लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार कर रहे हैं कि जिससे जो आपके आने वाले सेट के एग्जाम है वहाँ पर ये प्रश्न काम आ सके। इसके अलावा ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो आपके जो फाइनल पेपर होंगे बोर्ड के वहाँ पर भी ये प्रश्न बहुत काम आएंगे। तो आज हम शुरू करेंगे जो क्लास 10th है हरियाणा बोर्ड की। लेसन पहला पार्ट है जो अर्थशास्त्र विभाग का विकास, ये शुरू किया था। आज उसका हमारा तीसरा पार्ट जो आज हम करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, मानव विकास सूचकांक क्या है। मानव विकास सूचकांक जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की गई है, मानव विकास सूचकांक के घटकों के विषय में बताइए। जिसके घटक होते हैं उसके बारे में बात करनी है। तो इसका आंसर क्या है, कहता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो यूनाइटेड नेशन का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके द्वारा तैयार एवं प्रकाशित किए गए जीवन सूचकांक की जो गुणवत्ता है, क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार एवं प्रकाशित किए गए जीवन सूचकांक की गुणवत्ता को मानव सूचकांक कहते हैं। फिर द्वारा बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार प्रकाशित किए गए जीवन सूचकांक की जो गुणवत्ता को क्या बोलते हैं, मानव सूचकांक कहते हैं। यह तीन मूलभूत पहलुओं, इसके तीन मूलभूत पहलू हैं के रूप में जो औसत उपलब्धियों का क्या करता है, माप करता है। ठीक है, इसके क्या है, तीन मूलभूत पहलू हैं जिनकी औसत उपलब्धियों के आधार पर जो मानव विकास सूचकांक है उसका निर्माण किया जाता है। ये तीन पहलू कौन से हैं, सबसे पहले बेटे दीर्घ आयु या जीवन प्रत्याशा या लंबी आयु कह लीजिए। दीर्घ आयु का मतलब क्या होता है, लंबी आयु। तो लंबी आयु से क्या मतलब है, यहाँ पर क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है, जीवन की आशा, लंबे का जीवन की आशा से है। इसका मतलब यह है कि एक बच्चा, मतलब जब एक बच्चा पैदा होता है अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक कितने वर्षों तक जीवित रहेगा, या उसके जीवन की आशा से है। कहते हैं बात करता है, कहते हैं लंबी आयु से तात्पर्य क्या है, जीवन की आशा से है। इसका मतलब यह है कि एक बच्चा अपने जन्म से कितने वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा। यह सब किस पर निर्भर करता है, स्वास्थ्य सुविधाओं पर। जैसे कि आप जानते हैं देश में जितनी स्वास्थ्य सुविधाएं, जितने अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल होंगे तो जो जीवन प्रत्याशा है, जीवन की आशा है उतनी ही ज्यादा रहेगी। जैसे कि आप आज की डेट में देखते हैं जो भारत है आपका देश है, यहाँ पर भी जो जीवन प्रत्याशा धीरे धीरे बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि जो हॉस्पिटल है देश में अच्छे हॉस्पिटल बन चुके हैं, अच्छे डॉक्टर हैं हमारे पास। कहीं ना कहीं जो भयंकर से बड़ी बीमारियां, भयंकर से भयंकर बीमारियां हैं, उनका इलाज भी आसानी से कर पा रहे हैं। इसके बाद बेटे शिक्षा का स्तर, एजुकेशन की बात की गई है। इसका अर्थ किसी देश के लोगों के द्वारा औसत आधार पर प्राप्त की गई शिक्षा से है। अब औसत आधार पर शिक्षा क्या होती है, देखिए हम साक्षरता दर में किन्हें काउंट करते हैं, वे बच्चे जिनकी उम्र 7 वर्ष से उससे ज्यादा है। 7 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के बच्चों को साक्षरता में काउंट किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि देश की वो पॉपुलेशन या वो जनसंख्या जिनकी आयु 7 वर्ष या उससे ज्यादा है, ठीक है, वो पॉपुलेशन जिनकी उम्र 7 वर्ष या उससे ज्यादा है, टोटल पॉपुलेशन की औसत साक्षरता दर निकाली जाती है। जिस देश की औसत साक्षरता दर, यानी कि जिस देश में जितने ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित होंगे वो देश उतना ही विकसित कहलाएगा। क्यों विकसित कहलाएगा, क्योंकि बेटे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं कहीं ना कहीं अपनी अधिकारों को समझ पाते हैं बढ़िया तरीके से, और कहीं ना कहीं जो देश की समस्याएं हैं उनको दूर करने में भी वो आसानी से योगदान दे सकते हैं। इसलिए यूएनडीपी ने शिक्षा के स्तर को भी शामिल किया है। ठीक है, तीसरा है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। जैसे मैं बात कर रहे थे पहले, जब हम लोग विकास की बात करते थे तो प्रति व्यक्ति आय की ही बात करते थे। ठीक है, अब ये वर्ल्ड बैंक का पैमाना है, अब थोड़ा उससे आगे बढ़ गए हैं। इसमें जो लंबा जीवन है और शिक्षा का स्तर भी शामिल किया गया है। तो प्रति व्यक्ति आय क्या है यहाँ पे, कहता इससे अभिप्राय देश के सभी लोगों की औसत आय से है। जो औसत आय है, प्रति व्यक्ति आय हम आपको पहले ही निकालना सिखा चुके हैं। देश की जो राष्ट्रीय आय होती है, अगर आप उसको कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो आपकी औसत आय निकल जाती है। तो देश की जितनी औसत आय ज्यादा होगी तो उतने ही वो उच्च जीवन स्तर को दिखाती है। कहने का मतलब क्या है,
देश में अगर औसत आय जितनी ज्यादा होगी वो क्या दिखाती है, देश में लोगों के उच्च जीवन स्तर को दिखाती है। उम्मीद है बेटा आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे नवीकरणीय। अगला प्रश्न है ये, नवीकरणीय या नवीकरण संसाधन किसे कहते हैं। आपको बड़ी भांति ये प्रश्न आता है, बड़ा आसान सा प्रश्न है। तो नवीकरण संसाधन कौन से होते हैं बेटे, नवीकरण संसाधन वे होते हैं जिनकी प्रकृति द्वारा पूर्ति की जाती है। वह तो सभी संसाधनों की पूर्ति प्रकृति के द्वारा ही की जाती है, ज्यादातर सभी संसाधनों की, पर ये नेचुरल संसाधन होते हैं जो प्रकृति आसानी से इनकी पूर्ति कर पाती है। ठीक है, अगर हम इनका अति प्रयोग यानी कि ज्यादा प्रयोग भी कर लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि प्रकृति को दोबारा से बना देती है। जैसे मिट्टी है, अगर हम मिट्टी ज्यादा प्रयोग करते हैं तो बारिश आती है, बारिश से पहाड़ों में जब बारिश ज्यादा आती है तो पहाड़ों से जो मिट्टी है ब्रिक कणों के रूप में बहकर मैदानों में दोबारा उसकी पुनः पूर्ति हो जाती है। तो मिट्टी भी हर साल एक बार दोबारा बनती रहती है। ऐसी ही पानी है, अगर पानी का दोबारा ज्यादा प्रयोग हो जाता है तो बारिशों के मौसम में पानी दोबारा से भी पूरे पूर्ति हो जाती है, नदियों में पानी दोबारा आ जाता है। ऐसी जो जमीन का वाटर लेवल है बारिश के माध्यम से दोबारा से ऊपर उठ जाता है। इसी प्रकार पेड़ पौधे हैं, आप देखते हैं हम लोग घरों में फर्नीचर यूज करते हैं, लोग पेड़ पौधे काटते रहते हैं और दोबारा से नए पेड़ पौधे लगते रहते हैं। तो ये संसाधन जो नवीकरण संसाधन होते हैं इनकी दोबारा से बार बार पूर्ति होती रहती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं उनको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसके बाद में कहते हैं गैर नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे। अब गैर नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं, कहता है गैर नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो वर्षों के प्रयोग के बाद क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, खत्म हो जाएंगे, कहने का मतलब क्या, प्रकृति इनकी पुनः पूर्ति तो कर सकती है परंतु इनको बनने में कई हजारों लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो वर्तमान की फटाफट से पूर्ति करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे हम लोग देखते हैं जिस तरह से हम लोग कच्चा जो पेट्रोल डीजल यूज करते हैं, कच्चा तेल यूज करते हैं, जो फॉसिल फ्यूल है, इसको हम यूज करते जा रहे हैं, देखेंगे कि अगले 50 सालों के बाद ये धरती से मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका बड़ी तेजी से प्रयोग हो रहा है, तो इनकी जल्दी से पूर्ति होगी नहीं, इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो गैर नवीकरणीय संसाधन कौन से होंगे, वे संसाधन जो वर्षों के प्रयोग में खत्म हो जाते हैं, प्रकृति द्वारा इनकी पूर्ति पुनः नहीं की जाती, पुनः नहीं की जाएगी। कहा है ना, की तो जाएगी पर हजारों लाखों करोड़ों साल लगेंगे। जैसे कोयला है, जैसे हमने कोयला निकाल लिया तो बेटे खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, तो एकदम से पूर्ति आप नहीं कर पाओगे। जैसे आप मिट्टी पानी पेड़ पौधे कर पा रहे थे, ऐसे ही प्राकृतिक गैस है जो आप गैस जिसमें आप खाना बनाते हैं, ठीक है, ऐसी कच्चा तेल है, जितनी तेजी से प्रयोग हो रहे हैं उम्मीद है कि जल्दी आने वाले कुछ वर्षों में ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि प्रकृति इनको जल्दी से आसानी से अभी नहीं बना पाएगी, बनने में कुछ ज्यादा टाइम लगता है। इसके बाद में मेरे बेटा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा शिशु मृत्यु दर या IMR भी कहते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में। इन्फेंट मतलब शिशु, मोर्टेलिटी मृत्यु, रेट हो गए यहाँ पे दर। अब हम बात करेंगे शिशु मृत्यु दर या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, क्या होता है ये। कहता किसी वर्ष में, आप कोई भी वर्ष ले लीजिए, किसी वर्ष में 1000 जीवित बच्चों में से एक साल में 1000 जीवित बच्चे पैदा होते हैं, जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाते हैं। मर जाने वाले जो यानी जो बच्चे, ऐसे बच्चे हैं जो 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाते हैं, उनके जो अनुपात है, मर जाने वाले बच्चों का जो अनुपात दिखाती है, जितने बच्चे पैदा होते हैं उनमें से कितने बच्चे 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाते हैं, उनका जीवित बच्चों से क्या दिखाती है, अनुपात दिखाती है। इसको क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहेंगे। इसके बाद मेरे बेटा नेक्स्ट प्रश्न है अधिक आय वाले या विकसित देशों के उदाहरण दो। विकसित देश कौन से होते हैं बेटे, विकसित देश वो देश होते हैं जिनका जीवन स्तर इतने ऊंचे लेवल का होता है, उनमें अब विकास की गुंजाइश नहीं है, वो पहले ही एक उच्च आय उच्च उपभोग के स्तर का जो वहां के रहने वाले लोग हैं उपभोग कर रहे हैं। तो अधिक आय वाले देश कौन से होते हैं, कहता अधिक आय वाले देश वे देश हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय 49,300 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष या उससे ज्यादा है। ठीक है, इसको हम डॉलर में मापते हैं, अमेरिकी डॉलर में। कहते हैं अधिक आय वाले देश कौन से, अधिक आय वाले देश वे देश हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय 49,300 अमेरिकी डॉलर
प्रति वर्ष या उससे ज्यादा है। ठीक है, तो इनके उदाहरण कौन से? जैसे अमेरिका है, ये भी विकसित देशों में आता है, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये वे देश हैं जिनकी जो प्रति व्यक्ति आय है एक वर्ष की 49,300 अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है, इसलिए ना अमीर देश या विकसित देश भी कहा जाता है। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न आय वाले देशों के नाम बताइए। जैसे हमने अधिक आय वाले की बात की, हमें निम्न आय वाले देश। अब निम्न आय वाले देश कौन से होते हैं? तो निम्न आय वाले या अविकसित या विकासशील, जो भी विकास की तरफ अग्रसर है, तो निम्न आय वाले देश वे हैं जिनकी जो प्रति व्यक्ति आय है 2500 यानी कि 2500 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष या उससे कम है। फिर बता रहा हूं मैं, तो निम्न आय वाले देश कौन से होंगे? निम्न आय वाले देश वे देश हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय 2500 अमेरिकी डॉलर है प्रति वर्ष है या उससे कम है। तो इनके उदाहरण कौन से होंगे बेटे? इनके उदाहरण क्या है? जैसे भारत है, यहां पर भी प्रति व्यक्ति आय क्या है एक साल की 2500 अमेरिकी डॉलर से कम है। ऐसी भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, केन्या, ये क्या देश है? ये बोले बेटे ये देश निम्न आय वाले देश है। ठीक है, उम्मीद है मेरे बेटा ये आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर आपको बेटे ये समझ में ना आया हो तो डाउनलोड कर लीजिए वीडियो को, 2-3 बार देखेंगे तो बड़ी आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। और आशा करता हूं कि जो आने वाले आपके सेट के एग्जाम है और फाइनल पेपर है वहां पर ये आपके प्रश्न बहुत काम आने वाले हैं। थैंक यू।